नमस्कार बच्चों, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि हमने जो कल सत्र किया जिसमें हमने चर्चा की कि तनाव क्या होता है, तनाव के क्या कारण होते हैं, तनाव के क्या लक्षण होते हैं, उससे आपको कुछ सीख मिली होगी तनाव के बारे में। मुझे मालूम है कि आज सबको ये जिज्ञासा है कि आने वाले या उसके अलावा भी जो परीक्षाएं हैं उसमें जब तनाव होता है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा शुरू करेंगे। पहले हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, थोड़ा सा वक्त लगाएंगे ये समझने के लिए कि जैसे तनाव एक भावना है वैसे और क्या भावनाएं हमारे अंदर होती है और उनको हम कैसे व्यक्त करते हैं। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि जैसे हमारे अंदर भावनाएं होती है उसी तरीके से हम कार्य करते हैं, हमारे कार्य शैली उसी तरीके से होती है। और जब हम इस बात को समझ जाएंगे भली भांति तो हम किसी भी तरह के भावना को, किसी भी तरह के तरीके को जैसे हम प्रकट करते हैं उसको हम ठीक से कर पाएंगे, उसको हम मैनेज कर पाएंगे, वो बेशक तनाव क्यों ना हो। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम तनाव से मुक्त रहें, वो बेशक परीक्षा हो या जिंदगी में आने वाला कोई भी और तरीके का तनाव हो, हम उससे कैसे मुक्त करें। तो हम आज का सत्र शुरू करते हैं। शिल्पी मैम आपके साथ पहले कुछ बातें करेंगी जिसमें कि वो बताएंगी कि किस तरह की और भावनाएं हमारे अंदर होती हैं, और उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे कि परीक्षा को लेके जो तनाव होता है या तनाव जो आपके मन में होता है उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। और ये सब हम कुछ ना कुछ कार्य करके, कुछ ना कुछ गतिविधि करके करेंगे, सिर्फ बताएंगे नहीं, ताकि आप अच्छी तरह से भली भांति समझ सके और अपनी जिंदगी में इसका प्रयास कर सके। तो मैं अभी शिल्पी मैम को बुलाऊंगा। नमस्कार बच्चों, जैसा सर ने बताया अभी हम सत्र के शुरुआत में 5 से 10 मिनट पहले हम भावनाओं के बारे में और उसके कारणों के बारे में जानेंगे। तो सत्र शुरू करने से पहले हम सब लोग पहले एक गतिविधि करेंगे। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं गतिविधि करने के लिए? सब लोग हाथ खड़ा करके मुझे बताइएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग तैयार हैं। तो हम लोग जो है, मैं आप लोगों को कुछ फोटोज स्लाइड आपको दिखाऊंगी। मैं देख पा रही हूँ आप सब लोगों के पास कॉपी है, पेन है। आप लोग उसे आगे निकाल दीजिए अपने डेस्क में या अपनी गोदी में जो नीचे बैठे हैं वो जो है अपने सामने ले आइएगा। मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगी, वो स्लाइड देख के आपके मन में क्या भावना आती है या आपको उस फोटो को देख के क्या लगता है, आपको वो अपनी नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग देख पा रहे हैं? चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं अगले स्लाइड की तरफ चलती हूँ। एक दूसरा स्लाइड, दूसरी प्रेजेंटेशन में आपको एक दूसरा फोटो दिखाई दिया होगा, आप उसके बारे में लिखिएगा। अब अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसको देख के आपके मन में क्या आया, आपको ये लिखना है और सब अपना अपना लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हर किसी का इस चित्र को देख करके अलग भाव आए या उसको वो अलग नजरिए से देखे। जरूरी नहीं है कि आपका सहपाठी भी उसे एक ही जैसा समझे, एक ही जैसा उसका उत्तर हो। अगला देख रहे होंगे आप लोग, मैंने चेंज किया है। अब दूसरा फोटो आपके पास आया होगा, फिर से मैंने चेंज किया है। कृपया करके सभी लोग जो है इसे अपनी नोटबुक में लिखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोगों ने लिख लिया? हाथ खड़ा करके मुझे बताइएगा। बहुत अच्छा, ठीक है। तो आप लोगों ने जो ये फोटो, जो स्लाइड्स देखी है, आप जानते हैं इसे इमोजीज कहते हैं। आप लोग, कई लोग जो है मोबाइल यूज करते होंगे या घर में किसी बड़े के पास मोबाइल होगा,
उन लोगों के फोन में आप लोगों ने देखा होगा जब हम आपस में बात करते हैं वहां पर जो है ये इमोजीज दिखाई देते हैं। तो ये जो इमोजीज हैं आप देख पा रहे होंगे कि ये एक्सप्रेशन है, ये एक भावना है, आप क्या फील करते हैं ये इमोजीज आपको वो बता रहे हैं कि कैसे आप क्या आपके अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग, ये जो है ये फोटोज ये बता रहे हैं। ये भावना हो सकता है एक्सप्रेशन करने का तरीका अलग अलग हो, हर किसी को जरूरी नहीं है एक ही जैसा भावना जो है इसमें लगी हो, तो सबके अलग अलग हो सकता है और जरूरी नहीं है कि एक जैसा हो। अब जो सारे फोटोज मैंने आपको बताए तो हम उसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ये जो इमोजीज मैंने आपको बताया, हम भावनाओं को मुख्य तौर पर छह तरीके से देख सकते हैं और इसके अलावा जो और भाव हमें आते हैं इन्हीं मुख्य 6 भावनाओं के अंदर हम उन भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम महसूस करते हैं। जैसे पहला प्रसन्नता, तो प्रसन्नता और खुशी ये एक आपकी भावना है। इसमें आप जैसे जब आशान्वित रहते हैं या बहुत अच्छा शांत महसूस करते हैं, बहुत आपके अंदर उल्लास उत्साह जब होता है, जब कोई खुशखबरी मिलती है या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको वैसा ही जो है आपको मिल जाता है तो आप बहुत उत्साह जो है महसूस करते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आप जो है सबको सम्मान देते हैं, सबको आदर देते हैं। ये सारी जो भावनाएं हैं आपकी प्रसन्नता की हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं का जो इमोशन है, जो भावना है वो गुस्सा है, क्रोध है। उसमें जब आपको गुस्सा होता है तो आप चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, वो भी आपकी एक भावना है। तो वो जो चिड़चिड़ापन है वो आपका क्रोध के अंदर ही आता है। अकेलापन आपको लगता है, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता है। बैर भी जो है, बैर की भावना भी आपके अंदर आती है जब आप क्रोध में होते हैं। तो ये आपका जो है दूसरा भावना हो गई। इसी तरीके से तीसरा भय है, भय या डर। जब आपको भय या डर लगता है तो आप चिंतित रहते हैं, कैसे ये चीज होएगी, आप में घबराहट आती है, घबराहट महसूस करते हैं और इसी तरीके से आप असुरक्षित और आशंकित भी हो जाते हैं कि क्या ये चीज हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो आपके मन में वो एक असुरक्षा का भाव भी आने लगता है। इसके बाद की भावना हम देखेंगे तो दुख का एक भावना है। जब आप दुख होते हैं तो अच्छा महसूस नहीं होता, निराशा महसूस होती है, हताशा महसूस होती है, ईर्ष्या हो जाती है, ऊब जाते हैं। कई बार कुछ काम करने का फिर मन नहीं करता तो आप ऊब सकते हैं कि ये नहीं करना है दोबारा। उदासी आपके मन में आ जाती है। जब आप में दुख होता है तो जो है उदासी आप महसूस करने लगते हैं। इसी तरीके से अगला जो भाव है वो आश्चर्य का है। आश्चर्य में जो है जब आप उत्साहित होते हैं तब भी आपको आश्चर्य हो सकता है, अचंबा हो जाता है, चौंक जाते हैं, अचानक ये चीज कैसे हो गई, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो वो एक आश्चर्य का भाव होता है। और लास्ट में जो है वो घृणा का भाव है। घृणा में आपको जैसे किसी चीज को आप स्वीकृत नहीं करते हैं, अस्वीकृति होती है, खद्दा लगता है, तिरस्कार होता है और चिड़चिड़ापन, चिड़ मचती है जब वो घृणा का भाव आता है। तो अभी हमने जाना मुख्य तौर पर इन 6 भावनाओं के बारे में। मुझे उम्मीद है आप सब लोग समझ पाए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी कुछ भावनाओं और स्थितियों के बारे में और गहराई से जानते हैं। जो ये सारी भावनाएं हमने अभी तक अनुभव करी, हमने अभी जो गतिविधि से ये सारी भावनाएं समझी, उनको हम और गहराई से जानते हैं। इसको करने के लिए हम सब एक गतिविधि करेंगे, ठीक है? ये गतिविधि करने के लिए आप सबके पास कॉपी है, पेन है, आप ऑलरेडी उसको यूज भी कर रहे हैं। तो इस गतिविधि में मैं आप लोगों को कुछ वाक्य बोलूंगी। वो वाक्य सुन करके या वो वाक्य देख करके आपके मन में क्या भावना आ रही है, आपको वो भावना लिखनी है। वाक्य नहीं लिखना है, भावना लिखनी है उस वाक्य को सुन करके। जैसे मुझे अपने पालतू जानवर के साथ खेलना अच्छा लगता है, तो मुझे खुशी का भावना आई, खुशी की भावना मेरे को महसूस हुई, तो मैं वहां पर खुशी लिख दूंगी।
इसी तरीके से अब मैं आपको कुछ वाक्य बोलूंगी, जो भी उस वाक्य से आपको भावना आ रही है आपको वो अपनी नोटबुक में लिखना है और क्रमवार आप लिख सकते हैं कि किस वाक्य के लिए कौन सी भावना आई। वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर के अकॉर्डिंग जो है आप उसको लिखिएगा। तो हम सब आगे बढ़े, हाथ खड़ा कर दीजिए प्लीज, आगे बढ़े। चलिए बहुत अच्छा। पहला वाक्य है, जब मैं अपने भाई बहनों के साथ झगड़ा करता हूं या करती हूं तो आपको क्या भावना आती है वो आपको लिखना है। जब मैं अपने भाई बहनों के साथ झगड़ा करता हूं या करती हूं। अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। जब मुझे घर पर डांट पड़ती है तो मेरे अंदर क्या भावना आती है ये आपको लिखना है। जब मुझे घर पर डांट पड़ती है। अगला वाक्य है, जब मैं बीमार होता हूं या होती हूं। जब मैं बीमार होता हूं या होती हूं। अगला वाक्य है, जब मुझे पढ़ाई करनी होती है। जब मुझे पढ़ाई करनी होती है, उस भावना को आपको लिखना है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग लिख रहे हैं। सब लोग अपनी सीट पे बैठ करके प्लीज गतिविधि में भाग लीजिएगा। अगला वाक्य है, जब मुझे बदबूदार कूड़े का ढेर दिखता है। CGIC गाइडलाइन प्लीज लिखिएगा। कृपया सब लोग अपनी नोटबुक में लिखिए। आप लोगों को क्या भावना आती है उसके बारे में उसको आपको लिखना है। तो मैंने वाक्य बोले अभी तक, आपको वो लिखने हैं। जब मुझे बदबूदार कूड़े का ढेर दिखता है। अगला वाक्य है, जब मैं पिक्चर देख रहा होता हूं या देख रही होती हूं। जब मैं पिक्चर या मूवी देख रहा होता हूं या देख रही होती हूं। और अंतिम वाक्य है, जब मैं अपना मनपसंद कार्य या गतिविधि कर रहा होता हूं या कर रही होती हूं। जब मैं अपना मनपसंद कार्य या गतिविधि कर रहा होता हूं या कर रही होती हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोगों ने लिख लिया होगा। हैंड रेज करके मुझे बताइएगा मैं बैठे बैठे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप लोग देख रहे होंगे जैसे मैंने आप सबको 7 वाक्य बताए और उन 7 वाक्य पे आप सबको अलग अलग भावना आई होगी। 7 भावनाएं आपने लिखी होगी। तो जरूरी नहीं है कि हर भावना, कुछ भावनाएं ऐसी भी होंगी जो आपको बहुत अच्छा महसूस कराती होंगी, कुछ भावनाएं ऐसी होंगी जो आपको बहुत अच्छा महसूस नहीं कराती होंगी। जो हमें अच्छा महसूस कराती है जो भावना, उसे हम सकारात्मक भावना कह सकते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छा महसूस करा रही है। जब हमें बहुत अच्छा महसूस होता है उसे हम सकारात्मक भावना कह सकते हैं। उसी तरह से उसी के विपरीत अगर कोई भावना हमें अच्छा महसूस नहीं करा रही है उसे हम नकारात्मक भावना कह सकते हैं। जो हमें अच्छा महसूस नहीं कराती है उसे हम नकारात्मक भावना कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबने जो 7 भावनाएं लिखी हैं आप लोग उन भावनाओं को दोबारा देखिए। अब उन भावनाओं पे को गोला लगा दीजिए जो आपको अच्छा महसूस नहीं कराती है। जो आपको अच्छा महसूस नहीं कराती है या फिर हम उसे नकारात्मक भावना कह सकते हैं। तो जो नकारात्मक भावनाएं हैं आपको उन भावनाओं को गोला लगाना है। मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय दे रही हूँ। सभी लोग ध्यानपूर्वक इसको करिएगा। मैं देख पा रही हूँ काफी बच्चों ने कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सब लोगों ने कर लिया होगा, सभी बच्चों ने कर लिया होगा। तो हमने देखा जो सारी भावनाएं हैं उसमें
कुछ नकारात्मक भावनाएं हैं, कुछ सकारात्मक भावनाएं हैं। अब इन भावनाओं का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम थोड़ा सा और अधिक जानते हैं। ठीक है, अब सकारात्मक भावना की अगर हम बात करें तो सकारात्मक भावना में क्या होगा? पहला प्रसन्नता कहूंगी तो ठीक होगा? हैंड रेज करके मुझे बताइएगा। जीजीआईसी गाइड्स प्लीज बताइए। प्रसन्नता का भाव कहूंगी, हाथ हैंड रेज करना है सर। प्रसन्नता का भाव अगर कहूंगी तो क्या वो सकारात्मक होगा? जो प्रसन्नता का भाव है वो सकारात्मक होगा क्योंकि वो हमें अच्छा महसूस कराता है, उससे हमें अच्छा महसूस होता है। तो जब हम प्रसन्न रहते हैं तो आप देखिए, आपको महसूस होता होगा कि वो कहीं ना कहीं हमारे गतिविधि करने के ढंग को भी प्रभावित करता है, हमारी दिनचर्या को प्रभावित करता है। तो जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमारा दोस्तों के साथ खेलने का मन करता है, हम बहुत अच्छे से खेल पाते हैं और हम दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं। दूसरा, जब हम खुश रहते हैं, जब हम प्रसन्न रहते हैं तो हमारा पढ़ाई करने का मन करता है, हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तीसरा, हमें अच्छा खाने का मन करता है। जब हम बहुत प्रसन्न रहते हैं तो हमारा बहुत अच्छा खाने का मन करता है। और इसी तरीके से जब हम प्रसन्न रहते हैं तो हमारा दूसरों की मदद करने का भी मन करता है और हमें मौका मिलता है तो हम उनका मन से जो है पूरी मदद भी करते हैं। अब दूसरा भाव अगर हम इसमें देखें तो उत्साह का भाव भी सकारात्मक है। क्यों है? क्योंकि वो हमको बहुत अच्छा महसूस कराता है। तो जब हम उत्साहित होते हैं तो आप लोगों ने महसूस किया होगा, हम कम समय में बहुत अधिक कार्य कर लेते हैं। हमें मन करता है कि मैं ये काम भी कर लूं, मैं दूसरा काम भी कर लूं, तो हम बहुत कम समय में अधिक से अधिक कार्य कर लेते हैं। हमारे पास कोई खुशखबरी होती है जो हमको बहुत उत्साहित महसूस कराती है तो हमें लगता है मैं तुरंत जाऊं और फटाफट से अपनी जो मेरी खुशखबरी है जो मुझे उत्साहित कर रही है वो मैं अपने परिवारजनों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ उसको तुरंत जाकर बता दूं। और अगर मुझे रचनात्मक कार्य पसंद है, जैसे क्राफ्ट वर्क करना, ड्राइंग करना, में क्रिएटिविटी यूज होती है तो मैं और क्रिएटिवली उसको सोच पाती हूँ या पाता हूँ, मैं और रचनात्मक तरीके से उसको सोच पाता हूँ और मैं बहुत अच्छे से उसको कर लेता हूँ या लेती हूँ। तो ये था सकारात्मक भावना का कि किस तरीके से वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कैसे वो हमारी कार्यशैली को, हमारी गतिविधियों के ढंग को प्रभावित करता है। अब इसी के विपरीत हम आगे बढ़ते हैं नकारात्मक भावनाओं की तरफ। तो नकारात्मक भावना क्या होगी? पहली, जैसे दुख। जब दुख होता है तो हमें अच्छा महसूस नहीं होता है, हमें निराशा होती है। और जब हम दुखी होते हैं तो हमारा खेलने का मन नहीं करता। हमारे दोस्त अगर आते हैं कि चलो हम रोज खेलने जाते हैं, आज भी खेलने चलते हैं, लेकिन हम नहीं खेलते। क्यों नहीं? क्योंकि हमें दुख महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस नहीं होता अंदर से, तो हम खेलने के लिए नहीं जाते हैं और हम मना कर देते हैं सीधे। दूसरा, हमें भूख नहीं लगती। जब हम अच्छा महसूस नहीं करते तो हमें भूख भी नहीं लगती है और हम खाने के लिए भी सीधे मना कर देते हैं। इसी से के बाद जब हम दुखी होते हैं तो हमें अकेले रहना पसंद होता है। हम अपने दोस्तों को या अपने परिवारजनों को या अपने अध्यापकों को, उनसे हम अच्छे से बात नहीं करते, हम उन्हें सीधे मना भी कर देते कि अभी हमसे बात मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो हमें फिर अकेले रहना पसंद होता है। तो ये आप लोगों ने देखा किस तरह से नकारात्मक भावना भी हमारे कार्य करने के ढंग को प्रभावित करती है और हम बिल्कुल अच्छे से वो कार्य को नहीं कर पाते। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कैसे सकारात्मक और नकारात्मक भावना होती हैं और वो कैसे जो है हमको हमारे कार्य करने के ढंग को प्रभावित करती है। तो चलिए, अब हम जितनी देर हमने अभी बात करी यहाँ से 5 से 10 मिनट, उसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या समझा। तो इसमें पहला अगर हम बात करें
तो ऐसी कई तरह की भावनाएं हैं जिनका हम अनुभव करते हैं। तो आप लोगों ने पहली गतिविधि में देखा, जहां पे मैंने आपको इमोजीज दिखाए, कि हमारे पास तरह तरह की भावनाएं होती हैं जिनका हम अनुभव करते हैं। दूसरा, जब मैंने आपको दूसरी गतिविधि कराई, जहां पर मैंने आपको 7 वाक्य बताए, तो उसमें आप समझ पाए होंगे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह की भावना होती है। तीसरा, उसके बाद हमने एक और गतिविधि करी, जहां पर आपने उन 7 वाक्यों को देखा, उसकी भावनाओं को देखा, और आप लोग ये चुनाव कर पाए कि इनमें से कौन सी नकारात्मक भावना है और कौन सी सकारात्मक भावना है। और अंत में हमने देखा कि कैसे जो हम अनुभव करते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो हमारे कार्य करने के ढंग को प्रभावित करता है। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग ये समझ पाए होंगे। आप लोग सब समझ पाए? हाथ खड़ा करके मुझे बता दीजिए सब लोग। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब मैं आगे अनामिका मैम को रिक्वेस्ट करूंगी कि अब आगे का सत्र वो आपके साथ शुरू करें। नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ अभी तक की जो गतिविधियां हो गई हैं आपको उनसे काफी आनंद आया होगा। अब एक और गतिविधि हम लोग आपके सामने करेंगे। बच्चों ये बताइए, आपको ये बोतल दिखाई पड़ रही है? बस हैंड रेज करके या हाथ उठा के मुझे दिखाइए। दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ये पानी साफ लग रहा है? ये बोतल साफ लग रही है आपको? अच्छा, तो ये बताइए कि अगर ये बोतल आपको साफ दिखाई पड़ रही है, ये चूंकि बोतल साफ है, इसमें जो पानी है वो पूरी तरह से साफ है, तो हम इसके आर पार देख पा रहे हैं। हो रहा है ऐसा? इसके आर पार दिखाई पड़ता है? देखिए, हैंड रेस करके दिखाइएगा मुझे। आपको दिखाई पड़ रहा है साफ साफ? ठीक है। तो मुझे ये आपसे कहना है कि अगर ये बोतल एक हमारे पास साफ बोतल होती है और उसके अंदर में जो पानी है वो साफ भरा हुआ है, तो हमें उसके आर पार नजर आएगा, के आर पार दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल साफ साफ, ठीक है ना? परंतु बच्चों थोड़ा सा ध्यान से ये सोचिए, अगर इस बोतल में जो कि साफ है या साफ पानी है, इसमें हम थोड़ा सा कुछ डाल दें, जिसमें अगर मिट्टी पड़ जाए, कचरा पड़ जाए या कोई गंदगी आ जाए, तो आपको क्या लगता है तब ये साफ दिखाई पड़ेगा? अब मैं आपको एक बोतल दूसरी दिखाती हूँ जिसमें मिट्टी और कुछ कचरा पड़ा हुआ है। ये बोतल देखिए, इस बोतल में वैसा दिख रहा है जैसा इस बोतल से दिख रहा है? अगर आप देखिए, इससे आप आर पार देख पा रहे हो, परंतु क्या आप इससे भी आर पार देख पा रहे हैं? फिर इस बोतल में जो धूल मिट्टी या कचरा पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा और हिला दूं, जिसमें बहुत सारी धूल मिट्टी है, जो कि अब आप देख पा रहे हो, ये पानी पूरी तरह से गंदा हो चुका है। अब इसमें आप आर पार नहीं देख पा रहे हो, साफ साफ नहीं देख पा रहे, ठीक है ना? अब ये हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? एक साफ बोतल, एक साफ जार में पानी पूरी तरह से साफ है, हम बिल्कुल आराम से साफ साफ देख पा रहे हैं, और एक दूसरा बोतल जो कांच का ही है, पहले बिल्कुल पारदर्शी था, जिसमें साफ दिखाई पड़ रहा था, परंतु इसमें ढेर सारी मिट्टी और कचरा होने की वजह से जितना ज्यादा कचरा होगा, जितना ज्यादा ये हिलेगा, उतना ज्यादा ये गंदा हो गया है और हमको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा। अब ये करने के पीछे हमारा क्या मकसद था, क्या तात्पर्य है? तो बच्चों हमारा मन जो है बिल्कुल ऐसा होता है, एक साफ कांच के जार की तरह है, एक साफ बोतल की तरह आप मान सकते हो। तो जब ये साफ साफ होता है, जब हमारा मन शांत होता है, एक साफ जार की तरह जिसमें एकदम साफ पानी भरा हुआ हो, तब हमें चीजें बड़े अच्छे से समझ आती हैं, हमारा जब मन शांत होता है। आपने भी देखा होगा, जब आप परीक्षाएं देते हैं, जब आपका मन शांत होता है, तब आपको प्रश्न समझ आते हैं, आप उनका उत्तर जो है काफी अच्छे ढंग से दे पाते हैं।
परंतु अगर स्थिति ऐसी है जब हमारे मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार हों जिनके कारण हमें तनाव हो रहा हो, तब हमारे हमारे जो मन की स्थिति होती है वो एक ऐसे जार की तरह हो जाती है जो गंदा हो गया है। अब वो साफ नहीं है। साफ क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो पहले एक शांति का भाव था, ये सकारात्मक भावना थी, अब वो नहीं है। हलचल है, तनाव है, चिड़चिड़ापन है, चिंता है, जिसकी वजह से ये, जैसे आप देख रहे हो जार ये गंदा है, हम आर पार नहीं देख पा रहे हैं, वैसे ही हमारा जब मन अशांत होता है नकारात्मक भावनाओं के कारण, तब हमें कोई भी परिस्थिति बहुत अच्छे से समझ नहीं आती है। हम चीज़ों को बहुत स्पष्ट ढंग से नहीं देख पाते हैं। जैसे मैंने एक वही आपका उदाहरण लिया परीक्षा का। जब आप परीक्षा में जाते हैं, आपका मन शांत होता है, तो वही प्रश्न आपको आसानी से समझ आते हैं। वहीं पर अगर कोई प्रश्न कठिन भी है, तो आपका अगर मन शांत है, आप थोड़ी देर में ये समझ पाते हैं कि उसका उत्तर मुझे कैसे करना है। परंतु अगर मेरी बहुत अच्छे से तैयारी है, के बावजूद भी मेरे मन में इस तरह के नकारात्मक विचार आ जाएं कि मेरी परीक्षा कैसे होगी, मैं पूरा उत्तर लिख पाऊंगी या नहीं, समय कम तो नहीं पड़ेगा इत्यादि, इस तरह की अगर नकारात्मक भावनाएं मेरे अंदर पहले से आ चुकी हैं, तो मेरा मन और मस्तिष्क उतना अच्छा काम नहीं करता और वो एक ऐसे गंदे जार की तरह हो जाता है और फिर हमें चीजें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने ही देखा होगा बच्चों कि आप में से बहुत सारे बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी भी होती है, आप परीक्षा स्थल में पहुंचते हैं, परंतु जैसे कि उस दिन में एक बच्चे ने बोला था कि मैं वहां जब पहुंचता हूं परीक्षा स्थल पे, तो मैं प्रश्नों का उत्तर भूल जाता हूं। ऐसी स्थिति आपके साथ आई होगी, हम सबके साथ आ चुकी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें नकारात्मक भावनाएं आ गई हैं हमारे मन में। परंतु अगर हम किसी तरह से अपने मन में जो नकारात्मक भावनाएं चल रही हैं उनको नियंत्रित कर सकें, अपने मन को शांत कर सकें, तब हम चीजों को पुनः फिर से अच्छे से और स्पष्ट रूप से देख पाएं। क्योंकि आप लोग इस समय परीक्षा के विषय में ज्यादा सोच रहे हैं, अधिक इसके बारे में चिंता कर रहे हैं या चिंतित हैं, इसलिए हम उसका ही उदाहरण लेते हैं कि अगर ऐसी स्थिति आती है जब आपका मन परेशान है परीक्षा को लेके, तो कुछ उपाय करके अगर आप अपने मन को शांत कर लें, तब आपको चीजें फिर से उतनी ही अच्छी नजर आएंगी, आप चीजों को बहुत अच्छे ढंग से देख पाएंगे और आपका प्रदर्शन भी अच्छा होगा। अब बच्चों, जैसे हम लोग ने आपको ये बोतल दिखाई, में हमने इसको काफी हिला दिया था। जब जैसे मन में जितने नकारात्मक विचार होते हैं, या अगर इस बोतल की ही बात करें, जितनी ज्यादा धूल मिट्टी है, जितनी ही ज्यादा ये हिलेगी, उतना ही ज्यादा ये पानी गंदा होगा और उतना ही उसके आर पार नहीं दिखाई पड़ेगा। परंतु जैसे मैंने इस बोतल को थोड़ी देर के लिए नीचे रखा है, तो इसकी जो मिट्टी है वो धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू हो गई है। तो अगर इसको मौका देंगे तो ये पानी का जो ऊपर का कचरा है वो धीरे 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 नीचे सेटल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तब ये पुनः स्थिति ऐसी आ सकती है जहां पर हमें इस बोतल में साफ साफ आर पार दिखेगा। ऐसी स्थिति मन की होती है। अगर मन में नकारात्मक विचार आते हैं, हमको उससे तनाव होता है जिसकी वजह से हम चीजें बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये स्थिति ऐसी नहीं है जिसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, बस आपको सोचना पड़ेगा और इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा कि मन को शांत करना। तो मैं इस बॉटल को थोड़ी देर जैसे यहाँ रख रही हूँ, तो आप देख रहे हो कि इसकी जो मिट्टी है, इसकी जो गंदगी है, वो नीचे धीरे धीरे स्थिर होते जा रही है और जैसे जैसे ये स्थिर होगी, हमको फिर से साफ जार की तरह दिखने की संभावना होगी। अब एक जो प्रश्न आपके सामने आता है, हम सबके सामने आता है, वो यह है कि हम स्वयं को शांत करें कैसे। यही एक प्रश्न है जो आपने बार बार पूछा है और कहीं ना कहीं आप इसी बात का उत्तर जानने के लिए यहाँ पर पिछले कुछ सत्रों से बैठे हुए हैं कि आखिर में हमें करना क्या है। मन में जो तनाव है उसको कम करना है, या आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं यही मंतव्य है, ये ठीक बात है। परंतु प्रश्न जैसे शांत करें कैसे, वैसे तो मन को शांत करने के बच्चों बहुत सारे उपाय हो सकते हैं और हर उपाय हर किसी पे लागू हो ये आवश्यक नहीं है, परंतु फिर भी कुछ
सामान्य उपाय ऐसे होते हैं जो हम सभी अपना सकते हैं। समय सीमा को देखते हुए हम सारे उपाय नहीं चर्चा में कर सकते यहाँ पे, परंतु कुछ उपाय अवश्य हम आपसे यहाँ पर साझा करेंगे तो काफी कारगर हैं। हम रुक या फिर ठहर सकते हैं, थोड़ा विश्राम या फिर आराम कर सकते हैं। अभी जैसे यही बात हो रही थी कि जो आपने साफ पानी देखा, ये तो बिल्कुल साफ है, इसमें कुछ नहीं है, ये सकारात्मक भावनाओं से भरा है। जब हमारे मन में सकारात्मक भावनाएं होती हैं, हम खुश होते हैं, हमें तनाव नहीं होता है, कम से कम तनाव होता है, तब हम परिस्थिति को बेहतर ढंग से देख पाते हैं और निपट भी पाते हैं। परंतु तनाव की वजह से, चिंता की वजह से, घबराहट या और परेशानियों की वजह से हमें चीजें साफ नहीं दिखाई पड़ रही है, हमें कोई बात नहीं समझ आ रही है, तो हमें क्या करना होता है? जैसे बोतल को मैं किनारे रख रही हूँ खाली, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं घर में। पानी मान लीजिए मैंने ग्लास में लिया, वो गंदा हो गया, तो हम लोग ऐसा कभी कभी करते हैं बच्चों की, नीचे रख दिया ग्लास, थोड़ी देर पानी में जो गंदगी वो ठहर जाए, सेटल हो जाए नीचे, तब हम उसका उपयोग कर सकें। बिल्कुल वैसे ही मन की होती है। जब मन में बहुत हलचल हो, बहुत परेशानी हो, चिंता हो, घबराहट हो, तनाव हो, आपने देखा है कभी कभी ऐसा होता है जब आप थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं या फिर विश्राम करने लगते हैं या फिर उस परिस्थिति से थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं, तब आप काफी आराम महसूस करते हैं और आपका दिमाग या मन पुनः काम करने लगता है। एक छोटा सा उदाहरण और है, मान लीजिए आप बहुत काफी काम कर रहे हैं। शुरू में अगर आप जब काम करते हैं तो आपका काम अच्छा होता है, पर एक समय आता है कि अगर आप लगातार काम कर रहे हैं और शारीरिक रूप से बहुत थक गए हैं, तो एक स्थिति ऐसी होती है जब आपका जो काम की गुणवत्ता है उतना अच्छा काम नहीं होता है और आपको लगता है अब नहीं हो रहा, आप समझ नहीं आ रहा कैसे मैं आगे कार्य करूं। ऐसा होता है, हम लोग सुस्ताने लगते हैं। जैसे आपने खेलों में देखा होगा, जब आप खेलते हैं उस समय भी आप थोड़ा सुस्ता लेते हैं, तो सुस्ताने से क्या फायदा होता है? सुस्ताने से यही फायदा होता है ना कि आप फिर दुगनी ऊर्जा के साथ फिर उस खेल को जारी रख पाते हैं। वरना अगर आप थक गए हैं और लगातार करते जा रहे हैं, तब आपके हारने के संभावना है या उतना अच्छा नहीं खेल पाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब आपके मन में बहुत परेशानी हो, तनाव हो, कोई परिस्थिति ना समझ आ रही हो, या आप कोई मान लीजिए गणित का सवाल सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका समाधान निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई उत्तर तलाश रहे हैं और नहीं मिल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है जब आप थोड़ा स्थिर हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तब आपको थोड़ी देर बाद का उत्तर बेहतर ढंग से समझ आने लगता है, या कोई अन्य कार्य कर रहे हैं तो आपको उसका उत्तर समझ आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने थोड़ा रुका है, थोड़ा विश्राम लिया है। तो ये एक बड़ा कारगर उपाय है। पहला उपाय जो आप अपने लाइफ में अपना सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं तनाव की परिस्थिति में, कि थोड़ा रुक जाइए, ठहर जाइए, थोड़ा समय दीजिए स्वयं को। इसके अलावा एक दूसरा उपाय जो कि अत्यंत कारगर है, और ये कारगर आज की ही परिस्थितियों में नहीं है कि आप हाई स्कूल, 9th या कोई भी कक्षा का परीक्षा दे रहे हैं इसलिए हमको ये करना है। नहीं, जीवन के किसी भी पड़ाव में ये गतिविधि या ये उपाय भी अत्यंत कारगर है। और आपने सुना भी होगा कि बहुत लोग हमको ये बोलते हैं कि गहरी सांस लो, ठीक है ना? तो ये गहरी सांस लेने से क्या होता है? गहरी सांस लेने से बच्चों तनाव में बहुत कमी आती है। तो गहरी सांस का उपाय आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। सुनने में आपको कभी कभी ये लग सकता है कि अगर आप एक दो बारी करते हैं कि मैंने किया है, मुझे उतना नहीं समझ आता, या मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत अधिक आराम मिलता है। ऐसा नहीं है बच्चों। कोई भी चीज का अगर आप प्रभाव जानना चाहते हैं तो आपको उसको कुछ समय तक करना पड़ेगा नियमित रूप से, तब उसका आप प्रभाव समझ पाएंगे कि प्रभाव है कि नहीं है। अब ये गतिविधि मैं थोड़ा आपको कराऊंगी, पर उससे पहले मुझे कुछ चीजें आपसे कहनी है कि गहरी सांस लेने का उपाय आप कर सकते हैं। और जब हम गहरी सांस लेने की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि गहरी सांस खाली लेनी नहीं होती है, गहरी सांस आपको छोड़नी भी होती है, ठीक है ना? तो जितनी गहरी आप सांस लेते हो
उतनी ही गहरी सांस आपको छोड़नी भी होती है, तब इसका बच्चों प्रभाव पता चलता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने गहरी सांस तो ली पर आपने उतनी गहरी सांस नहीं छोड़ी, तब ये उपाय उतना अच्छा कार्य नहीं करता है। गहरी सांस लेने के भी बच्चों कई विधियां हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक विधि मैं आपके समक्ष रख रही हूँ, आपको बता रही हूँ। तो पहले मैं आपको समझा दूंगी कि कैसे करना है, फिर आप मेरे साथ का थोड़ा सा अभ्यास करिएगा। 3 बार हम इसका अभ्यास यहाँ करेंगे खाली आपको समझाने के लिए, फिर आप इसको अपने घर पे कर सकते हैं, ठीक है? और इसकी मात्रा भी बढ़ा सकते हैं और समय भी बढ़ा सकते हैं। जितना आप नियमित रूप से करेंगे उतना आपको उसका प्रभाव महसूस होगा, ठीक है? अब ये मुझे थोड़ा सा बच्चों हाथ उठा के बताइएगा, इतने तक आपको जो मैंने बोला है आपको बात समझ आ रही है या फिर कोई शंका है या कुछ जानना चाहते हैं? हैंड रेस करिएगा अगर समझ आया अभी तक, नहीं आया तो नहीं रेस करिएगा। किसी को कोई शंका है, कोई पूछना चाहता है अभी कुछ? ठीक है, तो ये गतिविधि करने कैसे है बच्चों? इसमें संख्या का महत्व है। संख्या का ध्यान रखिएगा कि हम एक नियमित लय में सांस लेते और छोड़ते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे कि 4 की गिनती तक आपको अपनी नाक से शांति से सांस लेना है, ठीक है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है आपको अपने मन में 4 तक गिनना है और सांस लेना है। तो सांस लेते हुए 4 तक गिनते हुए आपको सांस को अंदर लेना है, सांस को खींचना है। फिर आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा है 6 की गिनती तक अपनी सांस रोकें। तो आप उसके बाद सांस जब आप 4 बार लेते हैं, 4 की गिनती करके, उसके बाद आप 6 की गिनती मन ही मन करेंगे और सांस को भीतर रोकेंगे, ठीक है? उसके बाद आपको सांस को छोड़ना है। कितनी गिनती करनी है? 8 की गिनती। मतलब अपने मन में आपको 8 की तक गिनती करनी है, 1 2 3 तरह से, और फिर सांस छोड़ना है। तो इस गतिविधि में आप देख पा रहे हो 3 चरण है। पहला सांस लेना, दूसरा सांस को रोकना और तीसरा सांस को छोड़ना। बच्चों मैं ये वाले निर्देश आपको एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, फिर मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है? आपको 1 2 3 4 बोल के सांस को भीतर खींचना है, फिर सांस को 2 बार रोकना है, 5 6 बोल के रोकना है अंदर की ओर, फिर आपको 7 8 में उसको छोड़ देना है, ठीक है? तो इसका अभ्यास हम 3 बार करेंगे। शुरू करते हैं इसको। सांस जब मैं बोलूं सांस लेना है तो आपको जब तक मैं काउंट करूं 4 तक तब तक आपको सांस लेना है। फिर मैं बोलूंगी सांस रोकना है, मैं बोलूंगी 5 6 तब तक आप रोकिएगा। फिर मैं जैसे ही बोलूंगी सांस छोड़ना है 7 8 आपको छोड़ना है सांस, ठीक है? तो पहला हम शुरू कर रहे हैं। आपको सांस गहरी लेनी है, 1 2 3 4। सांस रोकिए, 5 6, अब सांस छोड़िए, 7 8। एक अभ्यास हो गया। दूसरा एक अभ्यास हम और करते हैं। सांस खींचिए अंदर की ओर, 1 2 3 4। सांस रोकिए, 5 6, अब सांस छोड़नी है आपको, 7 8। एक और अभ्यास। सांस अंदर खींचिए, 1 2 3 4। सांस को रोकिए, 5 6। सांस को आपको छोड़ना है, 7 8। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने बहुत ही छोटा सा अभ्यास कराया है क्योंकि एक समय सीमा है हमारे पास, परंतु आप इसका अभ्यास घर पे थोड़ा अधिक अवधि के लिए कर सकते हैं। ये इस पर निर्भर करेगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। अगर आपको लगता है कि आप स्वस्थ हैं, आप कर सकते हैं आसानी से, तो आप करिएगा। आप में से किसी को अगर लगता है कि कोई समस्या है ये सांस का व्यायाम करने का, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। एक चीज और मुझे कहनी है, जब ये आप अभ्यास करेंगे तो आपको ये प्रयास करना है कि आप सीधा बैठेंगे, कंधे झुका के ऐसे आपको नहीं बैठना है और आंखों को बंद करके करें। एक और चीज जो आप बार बार जानना चाह रहे थे कि आप भावनाएं अगर नकारात्मक है या मुझे बहुत तनाव है तो मैं कैसे इसे परिवर्तित करूं। तो परिवर्तित क्या करना है, हमें अपनी भावनाओं को नकारात्मक से सकारात्मक की ओर ले जाना है।
इसके लिए मैं मुनीश सर को बुलाऊंगी, जिसके बारे में वो आपको आगे बताएं। ठहराव जिंदगी में बहुत जरूरी है। नामिका जी ने अभी आपको एक दो एक्सपेरिमेंट करके और सैंपल से उदाहरण देके और कुछ गतिविधि करा के ये बताया कि आप अपने अंदर ठहराव कैसे ला सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने अंदर ठहराव लाते हैं तो उस समय आपकी जो मनोबल है, उसमें जो आपकी मन की शक्ति है, उसमें जो आपके मन की स्थिरता है, वो बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे तरीके से, सहज तरीके में रहती है, शांत रूप में रहती है। और वो शांति की बहुत ज़रूरत है कि आप सकारात्मक कार्य कर सकें। अब मैं आपको कोई एक दो ऐसी विधियां आज बताऊंगा जिससे कि आप अपनी नकारात्मक भावना को सकारात्मक बना सकते हैं। तो आइए, ये भी हम एक गतिविधि करके करेंगे। अपनी कॉपी या पेपर ले लीजिए और उस पे इस तरीके का आप कॉलम्स बना लीजिए। बहुत आसान है, 4 लाइनें बनाइए, कॉलम्स बना लीजिए अपने पेपर पे। पहले में लिखिए परिस्थिति, दूसरे में लिखिए भावना। क्या करना है वो मैं आपको निर्देश देके बताऊंगा, एग्जाम्पल्स देके बताऊंगा। तीसरे कॉलम में लिखिए नई परिस्थिति और फिर उसकी भावना। बहुत आसान है, आप यहीं से देख के, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आप ये जल्दी से बना लीजिए। परिस्थिति, उस परिस्थिति की भावना, फिर नई परिस्थिति और उस नई परिस्थिति की भावना। ठीक है, मैं देख सकता हूं कि सब लोग लिख रहे हैं। थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि आप ये ठीक से लिख लें। अब जब हम कोई भी परिस्थिति में होते हैं, हमारे अंदर एक भावना जागती है। उस भावना के अनुरूप, उस भावना के स्वरूप हम अपने आप को व्यक्त करते हैं। और ये हमने पिछले 1-2 सत्रों में हमने यही बातें की हैं। हमने अभी तक सिर्फ तनाव की बात इसलिए नहीं की ताकि आप ये सब समझ सके और यहाँ पे आके आज और अगले सत्र में ये कार्य करके अपने लिए ये बात ज्ञात कर सके कि आप क्या कर सकते हैं जब आप अलग अलग परिस्थिति में होते हैं और अलग अलग भावनाओं से जूझ रहे हैं, बेशक वो खुशी हो, दुख हो या तनाव हो। तो मैं 1-2 उदाहरण लेके ये बात आपको समझाऊंगा। तो एक परिस्थिति है कि मेरे 1-2 दोस्त हैं। एक परिस्थिति है, हकीकत है, किसी के साथ भी हो सकती है कि मेरे 1-2 दोस्त। अब इसको सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। एक तरीका ये है कि मेरे मात्र 1 या 2 दोस्त ही हैं। अब जैसे ही मैं ये वाक्य पढ़ता हूं, मान लीजिए कि मेरे मात्र 1 या 2 दोस्त ही है, तो हो सकता है ये वाली जो भावना हो, ये बहुत सकारात्मक ना हो सकता है ये किसी तरीके का दुख वाली भावना हो कि अरे मेरे तो 1 या 2 दोस्त ही हैं, बाकियों के तो बहुत दोस्त हैं। तो ये भावना आपके अंदर हो सकता है दुख की भावना के तरीके से आए। पर अगर इसी परिस्थिति को कि मेरे 1-2 दोस्त हैं, पर इसको मैं अलग ढंग से सोचता हूं या अलग ढंग से सोचती हूं कि मेरे पास 2 बहुत अच्छे, बहुत घनिष्ठ, बहुत प्यारे मित्र हैं, तो इससे क्या हुआ? दोस्त तो वो 2 ही हैं, और क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत घनिष्ठ हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत करीबी हैं, आपकी जो भावना है वो प्रसन्नता की या खुशी की हो। तो सिचुएशन वही है, परिस्थिति वही है कि 2 दोस्त हैं या 1 या 2 दोस्त हैं। पर जैसे ही हम सोचते हैं कि हमारे 1 या 2 दोस्त ही है, या हमारे जो 1-2 दोस्त है वो भी बहुत अच्छे दोस्त है, हमारी भावना का व्यक्त करने का तरीका बदल जाता है। तो वो जो हमने पहले ये कॉलम यहाँ पे बनाए थे, इसमें आप ये लिख सकते हो ताकि आपको बाद में ये कार्य करने में आसानी रहे। मैंने एक उदाहरण दिया है, मैं 2 और उदाहरण दूंगा और थोड़ा जल्दी करूंगा, समय की थोड़ी परिस्थिति है परीक्षा में पास होने के अंक आना।
आपकी एक सोच हो सकती है परीक्षा में बस पास होने भर के अंक ही आए। तो आपको रिपोर्ट कार्ड मिल गया है, आपको मैडम ने और आपके अध्यापक अध्यापिकाओं ने आपको नंबर दे दिए हैं और आपकी सोच है, ओह मेरे तो बस पास होने भर के नंबर ही आए हैं। तो जैसे ही ये भावना, ये विचार आता है मन में, तो आपकी भावना हो सकता है थोड़ी नकारात्मक हो, जैसे कि यहाँ पे निराशा की भावना आ सकती है। पर अगर इसको, हम विचार को अपने मन में बदल दें और इसको हम इस स्वरूप में देखें कि मुझे पता है कि मैं बेहतर कर सकती हूँ। वो क्या हुआ, इस बार मेरे अंक कम आए, मेरे में क्षमता है कि मैं इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं इससे बेटर कर सकता हूँ और मैं बेहतर नंबर ला सकता हूँ। तो ये एक सकारात्मक भावना आशा या उत्साह में बदल सकती है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है आपको? एक बार जरा हाथ खड़ा करके बताएं, आपको ये समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है ये बच्चों, मुझे पता है कि आपको सब मालूम है, आप बहुत ज्ञानी बच्चे हैं और मैं देख रहा हूं कि आप इतनी अच्छी तरह से ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो इससे आपको बहुत प्रोत्साहन भी मिलेगा। एक और उदाहरण मैं दे रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मान लीजिए डांट पड़ना, बहुत आम सी बात है, सबको पड़ती है, शायद ना पड़े तो बहुत अच्छी बात है, पर ये एक बहुत स्वाभाविक चीज। तो घर पर डांट पड़ी, ये विचार आया, ओह मेरे आज घर पे डांट पड़ी, मेरी माँ ने, मेरी पिताजी ने, बड़े भाई बहन ने या किसी ने मुझे डांट दिया। तो भावना क्रोध या गुस्से की हो सकती है। कल जब हमने ये कार्य किया था, हमने कुछ बातें की थी भावनाओं के बारे में, आज हमने जब इमोजीज भी देखे तो हमें पता चला कि किस तरीके से क्रोध, गुस्सा, भय, ऐसी चीजें बहुत जल्दी हमारे अंदर उत्पन्न होती है और उसका एक जो परिस्थिति है वो है डांट पड़ना। पर अगर इसी डांट को हम एक अलग तरीके से सोचे कि हमें डांट क्यों पड़ी, और वो इसलिए पड़ी कि मुझे पता है कि मेरे माता पिता मेरी चिंता करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं बेहतर कर सकूं या बेहतर करने की मेरी क्षमता है, तो वो एक तरीके का मुझे बता रहे हैं, ऐसा मत करो वैसा करो। तो यही डांट है, यही माता पिता का डांटने का मतलब है। अगर आप इस विचार से इस डांट को सोचेंगे तो आपकी जो भावना है वो सकारात्मक हो सकती है। शायद इस सिचुएशन में जब आपको डांट पड़ी तो आप दुखी और क्रोध नहीं हो, आप शायद शांत हो जाए कि हाँ, मुझे मालूम है कि मेरे माता पिता ने आज जब मुझे डांटा है वो इसलिए डांटा है क्योंकि वो एक तरीके का मेरे पे विश्वास रखते हैं और वो मेरे से चिंतित है, मेरी स्थिति को लेके चिंतित है। ठीक है? तो अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं में बदलने के लिए एक ट्रिक जो है वो है कि हम अपने सोचने की तरीके को बदल दें। कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे कि आपकी सोच जो है वो थोड़ी नकारात्मक भावना को उत्पन्न करती है, तो वहां पे आप सकारात्मक भावना बनाने के लिए अपनी सोच को बदल सकते हैं, अपने विचार को बदल सकते हैं, आप अपने मन में वो परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं कि आपको उससे कोई लाभ मिले और आपकी भावना उससे सकारात्मक तरीके से बदल जाए। तो एक बहुत छोटी सी ट्रिक है। आप सब हमसे पूछते जा रहे हैं हम क्या करें, हम जब तनाव में होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों ये उसमें से एक ट्रिक, ठीक है, ये एक समाधान है जिससे कि आप अपने तनाव को, अपने मानसिक स्थिति को कंट्रोल में रख सकते। अब मैं और परीक्षा के करीब आता हूं और परीक्षा के टॉपिक को लेके एक और बात करता हूं कि हम अपने परीक्षा में सफल कैसे रहें और इस तनाव को दूर कैसे करें, के लिए योजना बनाना बहुत जरूरी। एक सफलता की सीढ़ी को चढ़ना धीरे धीरे करके ही होता। आप एकदम छलांग मार के सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, कोई भी नहीं चढ़ता, सबको टाइम लगता है, सबको एक एक करके आगे बढ़ना पड़ता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं और उसके बाद मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यही आप अपने लिए, स्वयं के लिए इस उदाहरण को देख के अपने लिए खुद का ये सक्सेस की जो सीढ़ी है ये आप अपने लिए बना सके।
तो जैसे कि मैंने बोला कि हम एक योजना बना रहे हैं अपने परीक्षा में उत्तीर्ण होने की, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये सिर्फ एक उदाहरण है आप सबके लिए, ये अलग तरीका हो सकता है। उदाहरण यहां से शुरू होता है कि एक आप कोई प्राथमिकता का मानचित्र बना लीजिए। अब आपकी परीक्षाएं सिर्फ 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में या 1.5 महीने में शुरू होने वाली है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं है। आप इतने दिन कक्षा में आए, आपने कक्षा में कार्य किया, आपने टीचर्स की बातें सुनी, आपने चैप्टर्स को पढ़ा, आपने घर में जाके कार्य किया, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं है। बट हाँ, कुछ चीजें होती हैं जहाँ पे कि आपको बहुत अच्छा आता है, और ऐसी कुछ चीजें होती हैं जहाँ पे कि शायद आपको ठीक से नहीं आता, और ये सबके साथ होता है। अगर आपके पास मान लीजिए 10 चैप्टर है, 10 अध्याय हैं पढ़ने के लिए, तो हो सकता है उसमें से 6 या 7 आपको बहुत अच्छी तरह आते हो, पर 3 में आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत है ताकि वो भी आपको उतनी अच्छी तरह समझ आ जाए जितना कि बाकी 6 है। तो वो एक प्राथमिकता का मानचित्र, क्योंकि इससे आप क्या कर पाएंगे, आप एक अपने नोट्स बना पाएंगे, उनको पढ़ पाएंगे, उनकी समीक्षा कर पाएंगे, और अपने लिए उन नोट्स को प्रतिदिन का एक समय सारणी, एक टाइम टेबल बना पाएंगे कि कितने घंटे आपको क्या क्या पढ़ना। ठीक है, क्योंकि एक तरीके का जब आप प्लान बना लेते हैं, आप एक योजना बना लेते हैं और उस योजना पे आप धीरे धीरे कार्य करते हैं, तो वो कुछ नहीं पर ये सीढ़ी चढ़ने का एक प्रयास है कि आप स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम करके सफलता की ओर बढ़ते। ये सिर्फ एक उदाहरण है बच्चों, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बार बार बोलूंगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबके लिए ये एग्जैक्टली ऐसा ही रहे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता। और प्रतिदिन घंटा पर इतने घंटे, मान लीजिए 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप टाइम टेबल बनाते हैं। तो आपको अभ्यास करना, अभ्यास किस चीज का करना है, उस चीज का जहां पे कि आप प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा देना, प्री बोर्ड्स होते हैं, अगर प्री बोर्ड्स नहीं होते तो पुराने क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, आप उसके लिए टाइम निकालिए, अपने टाइम टेबल में लिखिए कि मेरे को पुराने पेपर्स को कितना टाइम देना है, मेरे को उनको सॉल्व करना है, मेरे को उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और वो प्रारंभिक परीक्षा देने से आपको ये पता चलेगा कि अभी तक की तैयारी आपकी कहाँ तक है और कितनी और करनी। और जब आपको इस गैप का पता चलेगा कि आपको अभी और कितना तैयारी करनी है, आप अभ्यास करें। अभ्यास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि सफलता की सीढ़ी में बिना अभ्यास के पहुंचा है। और ये बात भी मैं आपको ज्ञात करा दूं कि जब आप अपने किसी भी कार्य में हो, आप स्टूडेंट हो या आप कहीं काम करते हो या स्पोर्ट्समैन भी हो, तो जब आप एक सीमा तक पहुंच जाते हैं, जब आपका वो गोल्ड मेडल आपके गले में होता है, तो उसके बाद आपको उतना ही ज्यादा और अभ्यास करना पड़ता है, इस साल भी वो गोल्ड मेडल आप। तो जब विराट कोहली मैदान में निकलते हैं, जो कि अपने सीमा के चरम सीमा के क्रिकेटर हैं, बैट्समैन हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो अभ्यास नहीं करते। वो हर रोज सुबह टाइम से उठ के, ठीक से खाना खा के अभ्यास करते हैं, 7 घंटे का, 8 घंटे का, 10 घंटे। उनको बहुत मेडल मिल चुके हैं, वो बहुत मैचेस जीत चुके हैं, पर वो अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास एक ऐसी चीज है जो आपको अपने मन में हमेशा उतार के रखनी पड़ेगी, वो आपकी परीक्षा हो आने वाली या जिंदगी में कुछ और भी हो। एक दोहा है जो मेरे को याद आ रहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत आवत ते दिल पर परत निशान। तो इस दोहे में यही पता चलता है कि जब हम जितना अभ्यास करते रहते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे एक रस्सी को हम एक पत्थर पे रगड़ते रहेंगे, रगड़ते रहेंगे, रगड़ते रहेंगे, तो पत्थर के ऊपर भी एक निशान पड़ जाए। ये इस दोहे का मतलब है। तो जब ऐसा काम एक पतली रस्सी एक पत्थर के लिए कर सकती है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप अभ्यास अपने सब्जेक्ट्स का, अपने प्रश्नों का करते रहेंगे, तो आप आराम से उसका उत्तर उस समय अपने दिमाग में ढूंढ पाएंगे जब वो परीक्षा का समय नजदीक आएगा। तो मैं यहीं पे आज का सत्र खत्म करूंगा।
आज के सत्र में हमने क्या सीखा है, बस वो मैं आपसे 2 मिनट और लूंगा। पहला, हमें थोड़ा विश्राम लेने की जरूरत है, अपने थोड़ा ठहरने की जरूरत है, क्योंकि जब हम ठहरते हैं, अपने दिमाग को स्थिर रखते हैं, उससे हमारा मन साफ से सोच पाता है। एक प्रश्न यह भी आया था कि हम जब एग्जाम में बैठते हैं, और अनामिका ने भी ये क्वेश्चन इसका उत्तर दिया था, तो उस समय हम सब भूल से जाते हैं। अब वो हम भूलते इसलिए हैं क्योंकि उस समय कई तरह की शंकाएं हमारे दिमाग में चल रही होती है, जैसे कि वो मिट्टी पानी में हिल चुकी। तो अगर हम उस समय ठहर जाए, शांत हो जाए, डीप ब्रीदिंग कर, श्वास ले ले अच्छी तरह, तो हमारा मन शांत होगा और उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाएगा अपने दिमाग के। अपने विचारों को परिवर्तित करने के लिए, अपनी भावनाओं को परिवर्तित करने के लिए हम नकारात्मक को सकारात्मक बना सकते हैं। इसके हमने 3 उदाहरण दिए, और हमने एक ग्रिड बनाया, हमने आपको बताया कि आप कैसे इनको लिख सकते हैं। तो आपकी सिचुएशन कोई भी हो, आपकी कोई भी परिस्थिति हो, उसको आप पहले लिखिए और सोचिए कि इस परिस्थिति को मैं ऐसे किस तरीके से अपने विचार में बदल सकती हूँ ताकि ये सकारात्मक हो जाए। आप 2-3 बार ये प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलना शुरू, और आप नकारात्मक विचार को सकारात्मक में बदल पाएंगे। जब हमारी भावनाएं सकारात्मक होती है, तब हम वो काम कर पाते हैं जो हमें करने चाहिए। ये बहुत स्वाभाविक बात है, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं। तैयारी और अनुशासन से हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं को कम करने और नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है। तो तैयारी, अनुशासन, अभ्यास, इसमें कोई जादू या कोई मैजिक नहीं है। यही 2 या 3 चीजें हैं जो कि आपको लगातार निरंतर करनी पड़ेगी। वो बेशक 2 हफ्ते रह गए हों, 1 महीना हो, जिंदगी में और किसी चीज के लिए आपको कार्य करना हो, पर अनुशासन, तैयारी, अभ्यास, ये चीजें हैं जो कि आपको सकारात्मक बनाती। मैं एक बहुत छोटे से उदाहरण के साथ आज का सत्र खत्म करने लगा हूं। मैंने थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया है आज, और वो ये कि जब आप छोटी कक्षाओं में थे, आप पहली दूसरी कक्षाओं में पढ़ते थे, नर्सरी केजी में थे, आपको क ख ग सिखाया गया, एबीसी सिखाई गई, तो आप आज आपके लिए वो बहुत आसान काम है। क ख ग आप एकदम बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वो बहुत नई चीज, उस समय वो तनावपूर्ण चीज थी, और आपने उसका इतना अभ्यास कर लिया है कि आज आप अपनी नींद में भी क ख ग को आराम से बोल। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने अनुशासित तरीके से अभ्यास करके इतने दिनों, इतने सालों का आपके मन के अंदर वो बस आ गया है। और मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है, ऐसे आप कोई भी चीज सोचें कि आपको गणित में कुछ करना है, कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, अब वो आप इतनी बार कर चुके हैं कि आप आंखें बंद करके वो एकदम मन ही मन आप उसका उत्तर। तो आज जो आप सीख रहे हो वो आपके लिए आज के लिए नया है, पर जैसे ही आप उस पर ज्यादा से ज्यादा कार्य करेंगे और अभ्यास करेंगे, वो चीज उतना ही तनाव देना बंद कर देगी। और उसका एक ही सरल तरीका है, वो है अनुशासन और अभ्यास। तो अब हमने क्या अभ्यास करना है? वो यही है, जैसे अनामिका जी ने बताया, कि आप डीप ब्रीदिंग करने का, सांस लेने का, श्वास लेने का, मन को शांत करिए अपनी क्षमता के अनुसार। समय की तैयारी के लिए एक टेबल बनाइए, टाइम टेबल, समय सारणी बनाइए। उसका हमने आपको एक तरीका बताया है कि आप कैसे उसको बना सकते हैं। और एक और काम करिए कि अगले कुछ दिनों तक अपनी नकारात्मक भावनाओं को आप सकारात्मक रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, ये भी आप लिखिए। क्योंकि आप 2 या 3 दिन तक ये करेंगे तो वो आपके अंदर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आ जाए। तो यहाँ पे मैं आज का सत्र खत्म करता हूँ। हमारा एक सत्र और बचा है, जिसमें कि हम आपको और ऐसी कई चीजें बताएंगे जिससे कि आपका मन तनाव मुक्त हो जाए। आप वो बहुत छोटी छोटी चीजें करके आप अपने आप को, अपने मन को स्थिर और कंट्रोल में रख सके, ताकि जिस समय आपका मन की पॉजिटिविटी की जरूरत है, जिस जैसे कि परीक्षा देना, उस समय आप आराम से, चैन से, शांति से परीक्षा दें और अपनी क्षमता के अनुसार या उससे ज्यादा भी आप उत्तीर्ण होने का प्रयास करें।
तो इसके साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आज हमारे पास समय कम है तो हमने इंटरैक्शन कम किए हैं, और अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो हम यहीं पे बने हुए हैं, आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और हम उस प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करें। धन्यवाद।